आज के मुख्य समाचार। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश किया। राजेश टिकैत ने कहा, देश उत्तर कोरिया नहीं है, यहाँ किम जोंग उन नहीं बनने देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति काफी उबाल और उछाल चरम पर पहुंचा। सीबीआई ने रेलवे के कई इंजीनियर और अन्य लोगों पर छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दावा किया कि उसने हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो इंसानी बालों की तस्करी चीन तक कर रहा था। ईडी ने बताया कि इस गिरोह को पकड़ने के लिए उसने कई जगहों पर छापेमारी की और करीब 139 बैंक अकाउंट से हो रहे लेन देन को रोक दिया। ईडी ने कहा कि उसे सीमा पार से हो रहे ऐसे अवैध व्यापार के बारे में तब पता चला जब वह चीन की सट्टेबाजी से जुड़ी एक मोबाइल ऐप के अवैध फंड्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एजेंसी ने एक छापेमारी में 1.20 करोड़ रुपए जब्त भी किए थे। एजेंसी के बयान के मुताबिक उसने पहले हैदराबाद पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराई और बाद में 9 और 10 फरवरी को लगातार 2 दिन हैदराबाद से लेकर आइजोल और मिजोरम के सीमाई शहर चंपई तक छापेमारी की। इसमें सामने आया कि भारत से लेकर म्यांमार तक इंसानी बालों की तस्करी मिजोरम से जाने वाले अवैध जमीनी मार्ग से की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया है कि इससे मिले कैश के एक बड़े हिस्से को अनाधिकृत जरियों से अवैध पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया। यह पेमेंट भारत में अलग अलग जगहों पर बाल की तस्करी से लेकर कम कीमत में हुए इनके निर्यात के लिए भी किया गया। देश भर के 500 किसान संगठनों के साझा मंच संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर किसानों के साथ लिखित वादे न मानने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश उत्तर कोरिया नहीं है, यहाँ किसी को किम जोंग उन नहीं बनने देंगे। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी न होने और उनके बेटे आशीष मिश्रा की जमानत होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो दोबारा न्यायालय जाएंगे। अपील करेंगे कि बहस रूबरू हो। सोमवार को घंटाघर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा माल्यार्पण कर राकेश टिकैत ने लखीमपुर आंदोलन की घोषणा की। कहा कि सरकार लोगों को हिजाब के चक्कर में फंसाना चाहती है, लेकिन लोग हिसाब मांगे कि यूपी में बिजली हरियाणा से 12 गुना क्यों महंगी है। टिकैत ने बताया कि वह मंगलवार को लखीमपुर खीरी जाकर पीड़ित किसानों के परिवार से मिलकर उनका दर्द साझा करेंगे। इसके बाद टिकैत ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार ने मुकदमे वापस लेने, एमएसपी निर्धारण के लिए कमेटी गठित करने आदि मुद्दों पर लिखित वादा किया था। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। गृह राज्य मंत्री के बेटे की जमानत से किसानों में गुस्सा है। चुनाव में सत्ताधारी दल के लोग आए तो उनसे सवाल करें कि छुट्टा पशुओं ने किसानों का क्या हाल किया है। बेरोजगारी चरम पर है। किसानों ने अपनी फसलें कम रेट पर बेची हैं। उसका हिसाब मांगा जाना चाहिए। जिन्ना, हिजाब जैसे शब्दों के मकड़जाल में न फंसें। टिकैत ने कहा कि चुनाव के पहले चरण में सरकारों को किसानों से वादा खिलाफी का नतीजा दिखने लगा है। वे सिर्फ भाजपा को वादा खिलाफी की सजा दिलाना चाहते हैं, लेकिन किसी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की बात नहीं कर रहे। केंद्र सरकार ने 13 माह चले किसानों के आंदोलन और समझौते की अनदेखी की है। इसी वजह से वह यह आंदोलन कर रहे हैं। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा की अपील, इस चुनाव में किसान विरोधी भाजपा को सजा दे, शीर्षक का पत्रक भी वितरित किया गया। उनके साथ हन्नान मुल्ला, योगेंद्र यादव, राजवीर सिंह जादौन, शिव कुमार कक्काजी, सुरेश गुप्ता, रवि प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। महाराष्ट्र की राजनीति फिलहाल काफी उबाल और उछाल आया हुआ है। शिवसेना सांसद संजय राउत के 2-3 करीबी लोगों पर ईडी का शिकंजा कसा गया है। इनमें से एक प्रवीण राउत हैं, जिन पर 1000 करोड़ से अधिक के जमीन घोटाले का आरोप है। ये फिलहाल जेल में हैं। अन्य 2 लोग राजीव सालुके और सुजीत पाटकर हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के मुताबिक ये संजय राउत के पार्टनर हैं। किरीट सोमैया का आरोप बीजेपी वीएस शिवसेना है कि पुणे में 100 करोड़ के कोविड केयर सेंटर का ठेका मुंबई के सह्याद्री होटल के मालिक राजीव सालुके को दिया गया। सालुके लाइफ लाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस नाम की ब्लैक लिस्टेड कंपनी में पार्टनर है। यह कंपनी सुजीत पाटकर की है। किरीट सोमैया का आरोप है कि ये सब घोटाला सीधे सीएम उद्धव ठाकरे के इशारे पर किया गया है। पैसे कमाने के लिए कोविड काल में लोगों की जिंदगी से खेला गया है। इससे पहले किरीट सोमैया परिवहन मंत्री अनिल परब के रिजॉर्ट को गैरकानूनी करार दिलवाकर उसे गिराने का आदेश निकलवा चुके हैं। शिवसेना पर और अपने करीबियों पर एक के बाद एक चल रही कार्रवाई से तमतमाए संजय राउत कल मुंबई के दादर स्थित शिवसेना भवन में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के उन 3.5 नेताओं के नाम बताने वाले हैं जो उनके मुताबिक जेल जाने वाले हैं। संजय राउत ने कहा, वे कहते हैं कि शिवसेना के नेता अनिल देशमुख की बगल वाली कोठरी में जाने वाले हैं। मैं कहता हूं, ये 3.5 नेता अनिल देशमुख के बगल में नहीं, बल्कि उनके ही बैरक में जाने वाले हैं। अनिल देशमुख बाहर आने वाले हैं।
इस बीच महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे सोमवार को नागपुर जिले के नंदगांव में प्रदूषण के मुद्दे का जायजा लेने पहुंचे। यहां उनसे पत्रकारों ने पूछा कि संजय राउत किन 3.5 नेताओं की बात कर रहे हैं। कल शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ा खुलासा होने वाला है? इस पर आदित्य ठाकरे ने जवाब दिया, मैच तो शुरू होने दीजिए, अभी तो सिर्फ टॉस हुआ है। संजय राउत कल किन 3.5 नेताओं के बारे में खुलासा करने वाले हैं, इसे लेकर सस्पेंस हाई है। इस बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यह बोले कि उन्हें उन 3.5 नेताओं के नाम पता हैं। 2 नेता सयाने हैं और 1 नेता ज्यादा ही सयाने हैं, इसलिए सारे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नाना पटोले ने कहा कि वे उन नेताओं को जानते हैं, लेकिन एक रात पहले वो पर्चा क्यों लीक करें? बेहतर होगा कि संजय राउत की कल की पीसी का इंतजार करें। संजय राउत ने कहा कि कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल शाम 4 बजे की पीसी केंद्रीय जांच एजेंसियों और केंद्र सरकार को भी देखनी चाहिए। बाला साहेब ठाकरे ने हमें जो मर्दानगी सिखाई है वो कल दिखाई देगी। संजय राउत की इस ललकार के जवाब में बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने कहा कि संजय राउत को खुद उनकी ही पार्टी में कोई नहीं पूछ रहा है, वे अकेले पड़ गए हैं, इसलिए उन्हें ये बताना पड़ रहा है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी अकेले की नहीं बल्कि पूरी शिवसेना की है। संजय राउत की इस ललकार का जवाब सोमवार को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी दिया। किरीट सोमैया ने कहा, मुद्दे को भटकाए मत, जो सवाल उठ रहे हैं उसका पहले जवाब दीजिए, उसके बाद बीजेपी में अगर कोई गुनहगार है तो उनका हिसाब कीजिए। आपकी सरकार है, फिर पीसी बुलाने की क्या दरकार है? सीधे कार्रवाई क्यों नहीं करते? इन सब से यह सवाल नहीं बंद हो जाएगा कि आपकी बेटी की शादी में डेकोरेटर को कितना पेमेंट किया गया? आपकी बेटी की शादी का 5 स्टार होटल का खर्चा किसने उठाया? अगर पेमेंट आपने किया तो जाहिर कीजिए, नहीं किया तो यह भी जाहिर करना पड़ता है। आगे किरीट सोमैया ने कहा, आपकी बेटी की शादी का प्रबंध करने वाला वो डेकोरेटर कहाँ है? आप कहते हैं कि आपके उस चहेते डेकोरेटर को धमकाते हुए ईडी के अधिकारियों ने सवाल किया कि उसे कितना पैसा दिया गया। आपने शिकायत क्यों नहीं की? कार्रवाई क्यों नहीं की? आपकी सरकार, आपकी पुलिस और आप चुप बैठ गए। पहले इन सवालों के जवाब दें, फिर बीजेपी नेताओं को जेल भेजने का प्रबंध करें। मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश न करें। आपको और उद्धव ठाकरे को यह बताना पड़ेगा कि जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है उसे 800 बेड्स के कोविड सेंटर खोलने की इजाजत कैसे दी गई? कोविड सेंटर घोटाले से जुड़ा सुजीत पाटकर कौन है? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, आज के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? शिवसेना के फायर ब्रांड सांसद संजय राउत ने सोमवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राउत ने हालांकि उन नेताओं के नाम बताने से इनकार किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वो मंगलवार को मुंबई में शिवसेना मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान इसका खुलासा करेंगे। संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले साल नवंबर में धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा गिरफ्तार राज्य के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख जल्दी ही जेल से बाहर आएंगे। भाजपा ने अतीत में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। राउत ने कहा कि शिवसेना और ठाकरे परिवार के खिलाफ लगाए गए सभी झूठे आरोपों और केंद्रीय एजेंसियों की दादागिरी का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमें केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल की धमकी नहीं दें, हम डरने वाले नहीं हैं। आप जो चाहें करें, मुझे नहीं डरा सकते। वे कहते रहते हैं कि अनिल देशमुख के साथ फलां नेता जेल जाएंगे। मुझे लगता है कि भाजपा के 3.5 लोग अगले कुछ दिनों में अनिल देशमुख की कोठरी में होंगे और देशमुख बाहर होंगे। राउत ने कहा कि इसको लेकर उनकी नींद गायब हो गई है और हर कोई जानता है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। राउत ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने में मदद करने के लिए कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया था। मुंबई गैर स्टोव वस्तुओं को उच्च लागत पर खरीदने के लिए कुछ निजी कंपनियों से सांठगांठ कर उन्हें फायदा पहुंचाने के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने केंद्रीय रेलवे की सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर समेत रेलवे के अनेक इंजीनियर और अन्य लोगों पर छापेमारी की है। आरोप है कि इस आपराधिक साजिश के जरिए निजी कंपनियों को करोड़ों रुपए से ज्यादा का फायदा पहुँचाने की कोशिश की गयी। सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी के मुताबिक जिन रेलवे अधिकारियों पर छापेमारी की गई उनमें केंद्रीय रेलवे के कुर्ला महाराष्ट्र में तैनात तत्कालीन वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता वेद प्रकाश, तत्कालीन सहायक डिविजनल इंजीनियर विद्युत विजय कुमार, वरिष्ठ मटीरियल प्रबंधक विद्या विहार सेंट्रल रेलवे में तैनात सुरेश विठल, वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर जी बारिया और डीडी सोटे मुख्य कार्यालय अधीक्षक केंद्रीय रेलवे विद्या विहार में तैनात श्रीमती अंजलि गुप्ता व एच एस गोम्स के अलावा कुर्ला में तैनात डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अरुण प्रताप श्रीराम व अन्य लोग शामिल हैं।
आरोप है कि गैर स्टोव वस्तुओं को उच्च लागत पर खरीदने के लिए इन अधिकारियों ने निजी आपूर्तिकर्ताओं कंपनियों के साथ साजिश की और उन्हें यह ठेका दिलाने के बदले कथित तौर पर रिश्वत ली। इस साजिश के तहत जिस सरकारी पोर्टल से सामान खरीदा जाना था उस पर वस्तुओं को इस तरह से स्पष्ट विवरण दिया गया जिससे वह सामान्य कंपनियां ना समझ सके। यह विवरण केवल वही कंपनियां समझ सकती थी जो इन अधिकारियों के साथ इस साजिश में शामिल थीं। आरोप है कि जब दूसरी आपूर्तिकर्ता कंपनियां इस विवरण को समझ ही नहीं सकी, तो इस मामले में बहुत ही सीमित तौर पर वस्तुएं देने के लिए निविदाएं प्राप्त हुई। आरोप के मुताबिक इसके बाद रेलवे अधिकारियों की मिलीभगत से अपनी पसंदीदा कंपनियों को बाजार मूल्य से ज्यादा दरों पर सामान बेचे जाने के ठेके दिए गए। यह खरीदारी लगभग 22 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। सूचना के आधार पर सीबीआई ने इस मामले में विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया और 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। मामले की जांच। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।